नमस्कार दोस्तों, मैकेनिकल एक्सप्लोरर चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो अगर दो पर्सपेक्टिव से मैं बात करूं, आपके एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ ही साथ आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो, उसके थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट आपको जनरली पढ़ने को मिलता है। और अगर मैं गेट और आईईएस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं या कोई भी एंट्रेंस की बात करूं तो इस सब्जेक्ट से आपको कई क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो इस चैनल पे मैं कोशिश करता हूं कि आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी वीडियोस प्रॉपरली आप तक पहुंचा सकूं, ताकि आपको ना सिर्फ एंट्रेंस क्लियर करने में मदद मिले, आपकी एक लाइकिंग डेवलप हो सके सब्जेक्ट की तरफ। अगर आपकी नेचुरल लाइकिंग डेवलप हो जाती है किसी भी सब्जेक्ट की तरफ, तो अब क्या हो जाता है, काफ़ी आसान हो जाता है उन क्वेश्चंस को टैकल करना जो कि आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर होने वाला है वो फर्स्ट लेक्चर है मटेरियल साइंस का, जिसमें मैं आपको क्या बताऊंगा, डेफिनेशन ऑफ मटेरियल साइंस क्या है और क्यों ये ज़रूरी है कि हमें ये जो सब्जेक्ट है वो पढ़ना होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि मटेरियल साइंस और मटेरियल इंजीनियरिंग क्या होता है। ठीक है, जनरली दोनों वर्ड्स का यूज हम साथ साथ करते हैं, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग बोला जाता है। पर अगर हम डिटेल में डिस्कस करें थोड़ा, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है और दोनों किस किस चीज को कहते हैं, तो वो हमें इस स्लाइड से समझ में आएगा। Material science involves investigating the relationship that exists between the structure एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द मटीरियल। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो किस चीज पे बेस्ड है, वो हमें इस लाइन से देखने को मिलता है। क्या कह रहा है ये कि मटेरियल साइंस क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन है किसका, रिलेशनशिप बिटवीन जो स्ट्रक्चर है। ठीक है, मटीरियल का जो भी आप स्ट्रक्चर है उसका और उस स्ट्रक्चर की वजह से जो हमें प्रॉपर्टीज मिल रही हैं, दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, वो हमें कहाँ पे पढ़ने को मिलता है, मटेरियल साइंस में मिलता है। ठीक है, ये चीज समझ में आई। दूसरी तरफ वही मटेरियल इंजीनियरिंग की हम बात करें तो वो क्या होता है, मटेरियल इंजीनियरिंग इज ऑन द बेसिस ऑफ दीज स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी कोरिलेशन, स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी कोरिलेशन, डिजाइनिंग और इंजीनियरिंग द स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल टू प्रोड्यूस प्री डिटरमिन्ड सेट ऑफ प्रॉपर्टीज। मतलब यहाँ पे क्या है, आपको स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो आपको ऑलरेडी पता है कि भाई ऐसा स्ट्रक्चर है किसी मटेरियल का तो उसके पास ये प्रॉपर्टीज होंगी। तो ये रिलेशनशिप आपको पहले से ही पता है और आपके पास क्या है, सर्टेन प्रॉपर्टीज की रिक्वायरमेंट है। कोई एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन है कहीं पे भी, उसमें सर्टेन प्रॉपर्टीज जो यूज होनी है, ठीक है, वो आपको पता है। आपको ये पता है कि कौन सी स्ट्रक्चर से कौन सी प्रॉपर्टीज मिलती हैं। तो अगर आप ऐसे डिजाइनिंग करते हो अपने मटेरियल की कि आपको पर्टिकुलर सेट ऑफ प्रॉपर्टीज मिल पाए, तो उसको क्या बोला जाता है, मटेरियल इंजीनियरिंग। जनरली साथ में ही ये टर्म्स जो हैं वो यूज होती हैं। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पे दो वर्ड्स यूज करे थे हमने कि स्ट्रक्चर क्या होता है और प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, तो अगर मैं इनकी बात करूं, स्ट्रक्चर को अगर हम डिफाइन करें तो वो किससे रिलेटेड होता है, अरेंजमेंट ऑफ इट्स इंटरनल कंपोनेंट, यानी कि मटेरियल के अंदर जो भी चीजें प्रेजेंट हैं उनकी अरेंजमेंट किस तरीके से हो रखी है या वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड हैं, उसको क्या बोला जाता है, उस मटेरियल का स्ट्रक्चर बोला जाता है। अब जैसे कि एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, सब एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करूं, सब एटॉमिक का क्या मतलब है, एटम के अंदर किस तरीके से उसके जो पार्टिकल्स हैं वो अरेंज्ड हैं। जैसे कि आपके इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से अरेंज्ड हैं, ठीक है, आपके प्रोटॉन्स किस तरीके से अरेंज्ड हैं, ठीक है, उसके बेसिस पे भी आपको सब एटॉमिक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। फिर एटॉमिक लेवल पे बात करें तो जो एटम्स हैं या फिर आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किस तरीके से अरेंज्ड हैं,
उसके बेसिस पे आपको क्या मिलता है, प्रॉपर्टीज देखने को मिलती हैं। तो स्ट्रक्चर आई होप समझ में आ गया होगा। ये दोनों ही रोल प्ले करते हैं। सब एटॉमिक स्ट्रक्चर मतलब एटम के अंदर किस तरीके से अरेंज्ड है, और एटॉमिक लेवल मतलब एटम्स और मॉलिक्यूल किस तरीके से अरेंज्ड है, उनके बेसिस पे आपका स्ट्रक्चर डिफाइन किया जाता है। अब अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करूं कि प्रॉपर्टी क्या होती है, तो प्रॉपर्टी बेसिकली क्या है, एक रिस्पॉन्स है वो, ठीक है। किसका रिस्पॉन्स है वो, मतलब कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई, मतलब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स कह लीजिए जो कि बॉडी पे लगती है, ठीक है, उसके रिस्पॉन्स में जो हमारी बॉडी रिएक्ट करती है उसी को क्या बोला जाता है, उसकी प्रॉपर्टी बोला जाता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा और समझाता हूं मैं, मतलब सिर्फ फोर्स की बात नहीं है, किसी भी तरीके का एक्सटर्नल एजेंट जो कि हमारे मटेरियल पे काम करता है, उस पे हमारी जो बॉडी है या जो हमारा मटेरियल है वो किस तरीके से रिएक्ट करता है, काइंड ऑफ रिएक्शन जो है, और उस रिएक्शन का जो मैग्नीट्यूड है उसको क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी। आपको एग्जांपल से बहुत क्लियर होगा यहाँ पे कि जैसे कि एक कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई, मैंने यहाँ पे एक फोर्स कंसीडर करी, किसी मटेरियल के ऊपर कोई फोर्स लगती है, ठीक है, तो उस फोर्स के रिगार्डिंग जो हमारी मटेरियल जो रिएक्ट करेगा उसी को क्या बोला जाता है, उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज बोला जाता है। अब उसमें कौन कौन सी आ गई, उसकी इलास्टिक मॉडुलस आ गया, उसकी स्ट्रेंथ आ गई, टफनेस आ गई। ये सारी प्रॉपर्टीज आपको कब देखने को मिलती हैं, जब बॉडी के ऊपर आप क्या लगाते हो, फोर्स लगाते हो, ठीक है। वैसे ही अगर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं तो बॉडी जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में होती है या इलेक्ट्रिसिटी मतलब हाँ एक्सटर्नल स्टिमुलस अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसके रिस्पॉन्स में सर्टेन बिहेवियर मटेरियल का देखने को मिलता है और उन्हीं को इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज बोल दिया जाता है। जैसे कि उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कितनी है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैसा है उसका, अगर हीट अगर हम एक्सटर्नल स्टिमुलाई कंसीडर कर लेते हैं तो थर्मल प्रॉपर्टीज आपकी पिक्चर में आती हैं। तो आई होप आपको स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज समझ में आई होंगी। ये दो टर्म्स हम किस बारे में बात कर रहे थे। अब यहाँ पे आपको मिलता है मतलब 4 कंपोनेंट्स हैं पूरे मटेरियल साइंस ऑफ इंजीनियरिंग के, और उनके रिलेशनशिप, इसी चीज पे हमारा पूरा सब्जेक्ट जो है वो क्या है, बेस्ड है, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, आप समझना इस चीज को, इंजीनियर का रोल जो है वो यहीं पे आता है। देखो यार, होता क्या है कि हमारी कोई एप्लीकेशन है, ठीक है, मान लीजिए आपको गियर बॉक्स बनाना है या सर्टेन टाइप ऑफ गियर बनानी है आपको, तो उसके लिए आपको मटेरियल चुनना है, तो वो एक पर्टिकुलर तरीके से परफॉर्म करनी चाहिए। आपका एक्सपेक्टेशन है कि ये जो गियर है वो इस तरीके से मुझे परफॉर्मेंस देनी चाहिए, ठीक है। तो उसका जो प्रोसेस स्टार्ट होता है वो यहाँ से होता है, प्रोसेसिंग से, मतलब किस तरीके का प्रोसेस आप उस मटेरियल को मतलब सर्टेन प्रॉपर्टीज हैं। देखो उल्टा चलते हैं यहाँ पे, तब आपको क्लियर सीक्वेंस समझ में आएगा। आपको ये आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मेरी जो गियर है यहाँ पे उसकी परफॉर्मेंस ये होनी चाहिए पर्टिकुलर, ठीक है, वो ढंग से मतलब अपना पावर ट्रांसमिट करे। अब उसके पास क्या होनी चाहिए भाई, ये परफॉर्मेंस अचीव करने के लिए उस जो गियर है उसके पास सर्टेन प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। जैसे मान लो अगर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं तो उसमें स्ट्रेंथ होनी चाहिए, पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ होनी चाहिए, या फिर उसमें क्या कहते हैं आपका डक्टिलिटी, आपको मतलब सर्टेन अमाउंट ऑफ डक्टिलिटी रिक्वायर्ड है, ठीक। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हैं जो कि आपको रिक्वायर्ड हैं उस मटेरियल में। अब ये प्रॉपर्टीज आपको कब मिलेंगी, जब एक पर्टिकुलर टाइप का स्ट्रक्चर उस मटेरियल का आपको होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि भाई आपको पता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं एफसीसी स्ट्रक्चर जो होता है आपका, अगर आपने 11th-12th में भी पढ़ा हो इसके बारे में, डिटेल में आगे पढ़ेंगे पर फिर भी बता देता हूं। जैसे एफसीसी स्ट्रक्चर होता है तो आपको पता है कि यार उन ऐसे जो मटेरियल होते हैं जिनका एफसीसी स्ट्रक्चर होता है वो उनके पास एक प्रॉपर्टी होती है डक्टिलिटी की। तो भाई वो प्रॉपर्टी जो है वो कैसे पता चलेगी कि आपका स्ट्रक्चर कैसा है मटेरियल का, और फिर एंड में आता है कि ये वाला स्ट्रक्चर आपको कैसे देखने को मिलेगा, आप
उस मटेरियल की प्रोसेसिंग किस तरीके से करा रहे हो, वो मटेरियल बनाने के लिए आपने कौन कौन से प्रोसेस यूज करे हैं, ठीक है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कौन कौन से यूज करे हैं, उससे आपको ये पता चलेगा कि भाई आपका स्ट्रक्चर कैसा है। स्ट्रक्चर पता चल गया तो पता चलेगा आपको कि प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं और क्या ये मेरे को अपना सुटेबल परफॉर्मेंस दे पाएगी ये प्रॉपर्टीज या नहीं, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप बेसिकली होता है जो कि एक इंजीनियरिंग का रोल प्ले करता है हमारे लिए, ठीक है। अब बात आती है कि हमें मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग क्यों पढ़ना है। तो देखो यार, किसी भी तरीके का इंजीनियर हो, कोई भी हो आपका, चाहे मैकेनिकल, सिविल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, कोई भी इंजीनियर हो, कहीं ना कहीं उसको एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि एक सर्टेन टाइप ऑफ मटेरियल उसे चूज करना है। आपको पता है यार, बहुत सारे मटेरियल्स अवेलेबल हैं जिनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं। अब उनमें से अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको क्या करना है, कोई मटेरियल चूज करना है, तो उसके लिए आपको मटेरियल साइंस और इंजीनियरिंग की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो बेसिकली आपको कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि मटेरियल सिलेक्शन के लिए काम करते हैं, तो उनमें से अगर मैं बात करूं, सबसे पहला क्या आता है, इन सर्विस कंडीशंस मस्ट बी कैरेक्टराइज्ड, मतलब किन कंडीशंस में हमारा जो मटेरियल है उसका यूज होने वाला है, कैसी उसमें प्रॉपर्टीज होने वाली हैं, वो आपको पता होना चाहिए। अब एक चीज यहां पे आती है यार कि मान लो आपको भाई 10 प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड हैं कि मेरे मटेरियल में 10 प्रॉपर्टीज हैं होनी चाहिए, तो जरूरी नहीं है कि ऑलरेडी कोई मटेरियल है जो उनमें ये 10 की 10 प्रॉपर्टी एक साथ मिले। जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल अगर स्ट्रेंथ और डक्टिलिटी की बात करूं, अगर एक मटेरियल की स्ट्रेंथ ज्यादा है तो डक्टिलिटी कम होगी। अगर दोनों की रिक्वायरमेंट आपको किसी एप्लीकेशन के लिए चाहिए तो आपको क्या होना पड़ता है, एक पर्टिकुलर कॉम्प्रोमाइज सेट करना पड़ता है आपका मटेरियल सिलेक्शन के लिए, ठीक है। कि मतलब थोड़ा बहुत इस चीज की प्रॉपर्टी भी हो, इस भी हो, 100% आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रॉपर्टीज मे बी पॉसिबल कि ना मिले, तो वहां पे आपको एक कॉम्प्रोमाइज करके मटेरियल को सेलेक्ट करना पड़ता है। उसके बाद दूसरा क्राइटेरिया क्या है, डिटोरेशन ऑफ मटेरियल प्रॉपर्टीज दैट में अकर ड्यूरिंग सर्विस ऑपरेशंस। अब जैसे कि मान लो कोई मटेरियल आपने चूज कर लिया, ठीक है, उसकी एक सर्टेन स्ट्रेंथ है, पर अब जब वो वर्किंग कंडीशन में है, वो किसी मशीन में लगा हुआ है वो कंपोनेंट, ठीक है, वो मटेरियल, अब वहां का टेम्परेचर अगर बढ़ने लगा तो उसकी स्ट्रेंथ पे नो डाउट इफेक्ट पड़ेगा। तो जो आपकी आसपास की सर्विस ऑपरेशन कंडीशंस हैं उसका आपके प्रॉपर्टीज पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, दूसरी चीज आपको ये पता होनी चाहिए। और फाइनली कॉस्ट की अगर मैं बात करूं तो ऑब्वियस सी बात है, कई बार तो यही सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है कि आपकी कॉस्ट जो है वो मिनिमम से मिनिमम होनी चाहिए या फिर सुटेबल कॉस्ट होनी चाहिए एज पर रिक्वायरमेंट। तो ये आपकी मतलब रिक्वायरमेंट है एक मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग पढ़ने की। किसी भी तरीके का इंजीनियर हो उसको इस चीज़ की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी इंफॉर्मेटिव लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। किसी भी तरीके की आपकी कोई क्वेरी है तो इस ईमेल एड्रेस पे आप मेरे को मेल कर सकते हैं, और साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप जो है मैकेनिकल एक्सप्लोरर का, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है उसमें भी इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर अपना आगे की वीडियोस देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।